चेक कर सकते हैं। पे बैक सिंपल भी कर लिया और डिस्काउंटेड भी कर लिया। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR वी हैव डन। ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ मजीद टॉपिक सेंसिटिविटी एनालिसिस के जो अभी तक हमने नहीं उन पे बात कर लेते हैं। एक हेडिंग दे दें, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात कर लेते हैं। प्लीज देखिए, एक्चुअली आज तक हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आए तो उसको ऑप्ट कर लें, यस और नेगेटिव आए तो क्या करें, रिजेक्ट कर दें। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है, लॉजिकली ना वो एनपीवी एक्चुअल नहीं होती, वो एक एस्टिमेटेड है। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि आपने जो भी वैल्यूज यूज किए एनपीवी कैलकुलेट करते हुए, वो तो सारी एस्टिमेशंस है, मतलब उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि इवन एक प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ चुकी है, इसके बावजूद हमें पता है कि यार वो एक एस्टिमेटेड फिगर है, वो कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमने उस एनपीवी को कैलकुलेट किया, हमने उसमें अपने सारे एस्टिमेट यूज किए। तो जो एस्टिमेट आपने यूज किए, वो जो वेरिएबल आपने यूज किए, वो तो चेंज भी हो सकते हैं, और उन वेरिएबल के चेंज होने से हमारी पॉजिटिव एनपीवी बेसिकली क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये बात समझ में आ रही? इवन नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, अगर हम एनपीवी की बात करते हैं तो एनपीवी जो हमारे पास पॉजिटिव आती है, जो एनपीवी हमारे पास पॉजिटिव आती है, वो एक्चुअल फिगर नहीं होती, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको क्या बताता है, प्लीज सुनिएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन देता है, हाउ मच एडवर्स चेंज इन योर एस्टिमेट विल मेक एनपीवी जीरो। रिपीट, सेंसिटिविटी क्या बताता है, हाउ मच एडवर्स चेंज इन वेरिएबल कर ले, हाउ मच एडवर्स चेंज इन वेरिएबल विल मेक एनपीवी जीरो। कितना एडवर्स चेंज आपकी एनपीवी को जीरो करेगा। अब बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना स्मॉल एडवर्स चेंज एनपीवी को जीरो करेगा, प्रोजेक्ट उतना रिस्की। रिपीट, जितना स्मॉल एडवर्स चेंज एनपीवी को क्या करेगा, जीरो, प्रोजेक्ट उतना ज्यादा रिस्की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार सेलिंग प्राइस अगर 2% से कम होगी और एनपीवी जीरो हो जाएगी, और मैं आपसे कहता हूं अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ेगी और एनपीवी जीरो होगी, फिक्स कॉस्ट 15% से फॉर एग्जांपल बढ़ेगी तो एनपीवी जीरो होगी, तो आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस पे प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा रिस्की। तो जितना स्मॉल एडवर्स चेंज एनपीवी को क्या करेगा, जीरो करेगा, प्रोजेक्ट उतना ज्यादा रिस्की है उस वेरिएबल के ऊपर। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको सिर्फ एक ही चीज की इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन है कि जी हाउ मच एडवर्स चेंज इन एस्टिमेट विल मेक एनपीवी जीरो। आप सुनिएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस को कैसे परफॉर्म करते हो हम देख लेंगे, बहुत आसान है इसको परफॉर्म करना। लेकिन हमें ना इसको परफॉर्म करने से पहले ये पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में कुछ लिमिटेशंस हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। तो अपने पास एक हेडिंग दे दें, लिमिटेशंस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। लिमिटेशन आपने समझनी है, फिर लिख भी लीजिएगा प्लीज कि इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस में बेसिकली लिमिटेशंस क्या हैं, प्लीज सुनिएगा। बेटा इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन ये कि सेंसिटिविटी एनालिसिस एक वक्त में सिर्फ एक ही फैक्टर पे अप्लाई होता है और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट अज्यूम करता है। लिखिएगा, मैं समझाता हूँ ये लिमिटेशन क्या है। लिखिए, एट अ टाइम it is applicable only on one variable. At a time it is applicable only on one variable and assumes all other variables are constant, and assumes all other variables are constant, and assumes all other variables are constant. तो बड़ा एक वक्त में एक ही वेरिएबल पे अप्लाई होता है और बाकी सारे वेरिएबल को ये क्या लेता है, कांस्टेंट लेता है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसमें लिमिटेशन क्या है, बता रहा हूँ। तो देखिए लिमिटेशन इसमें सबसे बड़ी है, प्रैक्टिकली तो एक वक्त में एक फैक्टर चेंज ही नहीं होता। एग्जाम्पल,
अगर आप कह रहे हो कि सेलिंग प्राइस कम होगी और एनपीवी जीरो हो जाएगी, तो सवाल ये पैदा होता है अगर सेलिंग प्राइस कम होगी तो डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही? लॉ ऑफ डिमांड। जब आप सेलिंग प्राइस कम करते हैं तो सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए। आप तो कह रहे हो सेलिंग प्राइस कम होगी और एनपीवी जीरो हो जाएगी, तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट बात कर रहे हैं आप, क्योंकि नॉर्मली जब सेलिंग प्राइस कम होती है तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो एक वक्त में प्रैक्टिकली एक फैक्टर चेंज नहीं होता, एक वेरिएबल चेंज नहीं होता, बहुत से वेरिएबल चेंज होता है। लेकिन ये क्या अज्यूम करता है, एक वक्त में सिर्फ एक चेंज होगा, बाकी सारे कांस्टेंट है, हालांकि ऐसा नहीं होता। फिर एक और लिखें, समझाता हूं। सेकंड क्या लिखे, डज नॉट प्रोवाइड एनी डिसीजन क्राइटेरिया। सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको कोई डिसीजन क्राइटेरिया नहीं देता। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी डिसीजन क्राइटेरिया। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी डिसीजन क्राइटेरिया। ये हमें क्या नहीं देता? डिसीजन क्राइटेरिया नहीं देता। अब बेटा सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिसीजन क्राइटेरिया होता क्या है, क्योंकि आपको आपका टीचर पढ़ा रहे हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस डिसीजन क्राइटेरिया नहीं देता। तो सवाल ये भी तो पैदा होता है कि बच्चा कह रहा है मुझे यही नहीं पता कि डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, और टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये डिसीजन क्राइटेरिया नहीं देता। बच्चा कह रहा है ठीक है, ना पता है ना देता, खत्म। ये पॉजिटिव बच्चा है, जबरदस्त, सही पढ़ा रहा है सर। इस बेचारे को ये नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन क्राइटेरिया। तो पहले सीखें व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन क्राइटेरिया। सुनिएगा, 50 प्रोजेक्ट्स हैं, 50, और मुझे किसी एक को लेना है, मैं उसको लूंगा जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा है। ये डिसीजन क्राइटेरिया। सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट है, सिंगल। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, एनपीवी नेगेटिव है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इसको कहते हैं डिसीजन क्राइटेरिया। ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी। अगर मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बताऊं, IAS 37 प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंट एसेट एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, उसमें IAS 37 ये कहता है कि प्रोविजन को आप उस वक्त रिकॉग्नाइज करोगे जब तीन बातें पूरी हों। नंबर 1, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। सेकंड में वो कहता है भाई मोर देन 50% चांसेस होने चाहिए कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा। और थर्ड, अमाउंट को आप रिलायबली मेजर कर सकें। तीनों बातें IAS 37 कहता है मीट होंगी तो प्रोविजन को एज अ लायबिलिटी आप रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब कि IAS 37 ने आपको एक डिसीजन क्राइटेरिया दिया कि 3 पॉइंट चेक कर ले, मीट हो रहे हैं तो आप प्रोविजन को एज अ लायबिलिटी बुक करें, वरना ना बुक करें। वो एक डिसीजन क्राइटेरिया देता है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या है, ये हमें डिसीजन क्राइटेरिया नहीं देता। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि सेलिंग प्राइस 3% से कम होगी और एनपीवी लेट्स से 0 हो जाएगी, सवाल ये पैदा होता है आफ्टर नोइंग दिस इंफॉर्मेशन कि इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूसेस बाय 3% एनपीवी बिकम्स 0, शुड आई इन्वेस्ट और नॉट? सेंसिटिविटी कहता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप खुद डिसाइड करो। हमारा काम आपको सिर्फ ये बताना है कि किस वेरिएबल पे आपका प्रोजेक्ट कितना ज्यादा रिस्की है। आइदर यू आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट और नॉट, ये कंपनी का अपना डिसीजन होगा, ये टेक्निक आपको नहीं बताएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10% से बढ़ेगी और एनपीवी 0 होगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर इस इंफॉर्मेशन के बाद शुड आई इन्वेस्ट और नॉट? तो सेंसिटिविटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हो। तो आइडिया हो रहा है क्या इसमें प्रॉब्लम क्या, हमें डिसीजन क्राइटेरिया नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यूं पढ़ाता या टेक्निक में यूं लिखा होता क्या आंसर 5% के अंदर अंदर आया अगर फॉर एग्जांपल, तो फिर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। 5 से ऊपर अगर परसेंटेज आए तो इन्वेस्ट कीजिएगा, तो फिर हम कहते हैं डिसीजन क्राइटेरिया है। लेकिन इसमें डिसीजन क्राइटेरिया नहीं है। तो आई होप की बात क्लियर है कि यार इसमें डेफिनेटली लिमिटेशंस मौजूद है। फिर एक और चीज याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे जब आप सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे ना किसी वेरिएबल पे, और आप कहेंगे यार फॉर एग्जांपल अगर सेलिंग प्राइस कम होगी फॉर एग्जांपल 5-6% से एनपीवी 0 हो जाएगी, या आप कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट 5% से बढ़ेगी तो एनपीवी 0 हो जाएगी, या फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10% से बढ़ेगी और एनपीवी 0 हो जाएगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि यार वेरिएबल कॉस्ट का फॉर एग्जांपल 5% से बढ़ना या सेलिंग प्राइस का 5% से कम होना, इसके चांसेस कितने हैं? भाई आप जो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो एनपीवी 0 हो जाएगी, तो सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है? तो सेंसिटिविटी कहता है सॉरी सर हम आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं बता सकते। तो ये भी तो लिमिटेशन, आप तो सिर्फ ये बता रहे हो ना अगर ऐसा होगा तो एनपीवी 0 हो जाएगी, तो ऐसा होने के चांसेस कितने हैं? सेंसिटिविटी कहता है सॉरी सर ये हमारे बस से बाहर है। तो लिख लें, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैन नॉट असाइन, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैन नॉट असाइन probabilities to the adverse event। चलिए एडवर्स इवेंट को प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं, कैन नॉट असाइन एनी प्रोबेबिलिटी टू दी एडवर्स इवेंट। ये बता नहीं सकता ना कि ऐसा होने के चांसेस कितने।
मतलब ऐसा होता ना कि मिसाल के तौर पे ये कहता है सेलिंग प्राइस 5% से कम हो सकती है, इसके 40% चांसेस है, फिर तो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। वो कहते हैं ये हमें नहीं पता, इसके चांसेस बता नहीं सकता ये सिर्फ क्या बता सकता है, ऐसा होगा तो एनपीवी जीरो हो जाएगी, ऐसा होने के चांसेस सेंसिटिविटी कहता है, सॉरी वी कैन नॉट से दिस, तो सेंसिटिविटी ये नहीं बता सकता कि एक्स वाई जी इवेंट होने के चांसेस कितने हैं, ये इसकी लिमिटेशंस है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इतनी ज्यादा लिमिटेशन है तो पढ़ क्यों रहे हैं? उसकी दो रीजन, एक सिलेबस में, सेकंड सब प्रैक्टिकली इतनी लिमिटेशन होने के बावजूद भी इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल होता है बताता हूँ। प्रैक्टिकली ना हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए खुद सेंसिटिविटी एनालिसिस की रेंज डिसाइड कर लेती है अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए। प्रैक्टिकली क्या होता है, लेट्स से मेरी कंपनी ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि 1 से 10% के इन बिटवीन अगर आंसर आएगा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सेंसिटिविटी ने नहीं कहा, ये मेरी कंपनी ने खुद डिसाइड किया। जितनी रिस्क टेकर कंपनी होगी रेंज ऑफ परसेंटेज उतनी कम होगी, रिस्क से जितने भागने वाले लोग होंगे उनकी रेंज परसेंटेज की बहुत ज्यादा होगी। ठीक हो गया जी। तो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं अपने लिए खुद एक रेंज डिसाइड कर लेती हैं कि विद इन दैट रेंज अगर रिजल्ट आएगा तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अलावा आएगा तो वी विल इन्वेस्ट। अब बेटा बात कर लेते हैं कि यार सेंसिटिविटी एनालिसिस को परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, वही वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, एक वक्त में एक वेरिएबल पे अप्लाई होगा और बाकी सारे वेरिएबल्स क्या लेगा, कांस्टेंट। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए अगर सेलिंग प्राइस कम होगी तो एनपीवी जीरो होगी, यस नो। तो सेंसिटिविटी परसेंटेज इज इक्वल टू एनपीवी डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स इनटू 100। बट एनपीवी को डिवाइड कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स इनटू 100। सेकंड, अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, यस नो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो ही एनपीवी क्या होगी, जीरो होगी। वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो ही एनपीवी जीरो होगी। सेंसिटिविटी परसेंटेज, एनपीवी को डिवाइड कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। एनपीवी को डिवाइड कर दिया किससे, प्रेजेंट वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। फिक्स कॉस्ट, यस, फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो एनपीवी जीरो होगी। सेंसिटिविटी परसेंटेज इज इक्वल टू, अब एनपीवी को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू फिक्स कॉस्ट इनटू 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में आंसर आएगा। फोर्थ, फिक्स कॉस्ट से जरा सा आगे चलते हैं, सेल्स वॉल्यूम। क्या मैं कह सकता हूँ सेल्स वॉल्यूम कम होगा तो एनपीवी जीरो होगी। सेल्स वॉल्यूम अगर कम होगा तो एनपीवी जीरो होगी। तो सेंसिटिविटी परसेंटेज इज इक्वल टू, सोच के बताएं एनपीवी को किससे डिवाइड करूं। सेल्स वॉल्यूम अगर कम होगा तो एनपीवी जीरो होगी, तो एनपीवी को किससे डिवाइड करना चाहिए, एनी आइडिया? प्लीज सुनिएगा। वैसे ही बात करते हैं, थोड़ा सोचें। सेल्स वॉल्यूम कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी सेल्स कम होगी, am I right? जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। वेरिएबल कॉस्ट और लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने के साथ बढ़ती है और वेरिएबल कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के कम होने के साथ कम होती है, am I right? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, एक्टिविटी कम होगी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। बस एक चीज समझ में आ रही है, अगर आपका सेल्स वॉल्यूम कम होगा तो दो चीजें कम होगी, सेल्स भी कम होगी और वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, am I right? दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम है कंट्रीब्यूशन। तो लॉजिकली जब वॉल्यूम कम होगा तो कंट्रीब्यूशन कम होगा। इज दैट क्लियर? प्लीज देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, उनसे बात क्लियर होगी। जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो दो चीजें कम हो गया, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब प्लीज सुनिएगा,
सेलिंग प्राइस बेसिकली एक वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट एक वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल है, सेल्स वॉल्यूम एक वेरिएबल है। बहुत अच्छे से सुनिएगा फिर लिखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन एनपीवी, अगर क्वेश्चन में गिवन एनपीवी आफ्टर टैक्स है, क्वेश्चन में गिवन एनपीवी क्या है, तो बेटा जितने डिनोमिनेटर्स है ना वो भी आफ्टर टैक्स। भाई एनपीवी आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब न्यूमरेटर आफ्टर टैक्स है, तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना चाहिए, लिखें, नोट करें अपने पास, लिखें इफ एनपीवी इज आफ्टर टैक्स देन, if NPV is after tax then all variables will be after tax. If NPV is after tax then all variables will be after tax. बट अगर NPV after tax है तो सारे वेरिएबल भी क्या होंगे, आफ्टर टैक्स होंगे। सीधी सी मतलब मैथ्स है ना सीधा सा, एंड वी लव मैथ्स। अगर न्यूमरेटर आफ्टर टैक्स है तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना चाहिए, आफ्टर टैक्स। अच्छा नॉर्मली इसके बाद अगर हम पांचवी बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो एनपीवी जीरो होगी, और हम पढ़ चुके हैं क्लास में कि आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जिसमें एनपीवी जीरो होती है। तो इस पे अगर मुझे सेंसिटिविटी परफॉर्म करनी है, आईआरआर माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू 100। तो सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो सिंपली आईआरआर माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू 100। ओके, अगर आपका एग्जामिनर आपसे ये कहे, जो कहता नहीं है लेकिन अगर कह दे कि आप मुझे सेंसिटिविटी परफॉर्म करके दें प्रोजेक्ट की लाइफ पे, किस पे परफॉर्म करके दें, प्लीज यहां देखिए, पहले तो क्लियर करें, प्रोजेक्ट की लाइफ कम होगी तो एनपीवी जीरो होगी। सेंसिटिविटी परसेंटेज इज इक्वल टू, आप प्रोजेक्ट की लाइफ ले लें माइनस करें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पढ़ा था हमने बेटा, लॉजिकली डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एनपीवी जीरो होती है। अगर प्रोजेक्ट की यूजफुल लाइफ रिड्यूस होकर किसके बराबर हो जाए, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पे, तो आपकी एनपीवी क्या हो जाएगी, जीरो। ये बात समझ में आ रही है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी सीधी सी है, अगर हमारी प्रोजेक्ट की यूजफुल लाइफ रिड्यूस होकर किसके बराबर हो जाए, डिस्काउंटेड पे बैक के बराबर हो जाए, तो हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई थिंक मेक सेंस। तो सेंसिटिविटी परसेंटेज बराबर है जी प्रोजेक्ट लाइफ माइनस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट लाइफ इनटू 100। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अगर वो कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे काम करें, लॉजिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एनपीवी क्या होगी, जीरो। ये बात समझ में आ रही है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब मजीद पैसा लगाऊंगा तो एनपीवी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इट मींस आप एनपीवी को डिवाइड कर देंगे इससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। नॉर्मली वो आप लोगों को इनिशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह पे नहीं लेके जाता, लेकिन बस एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अगर कोई बोल दे तो ठीक है, आप एनपीवी को डिवाइड कर देंगे इससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, हमें आइडिया हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हो कि एनपीवी बेसिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात क्लियर होती है। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक आध क्वेश्चन पे जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या सेंसिटिविटी पे किस तरह का सवाल आ सकता है। मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देंगे 124। A company has calculated NPV of a new project as follows. वो कह रहा है what is the sensitivity of the project decision to change in sales volume. तो अटेम्प्ट करेंगे क्या होगा। देखिए हमें एनपीवी परफॉर्म करनी है सेल्स वॉल्यूम पे,
सेल्स वॉल्यूम का मतलब ये कि एनपीवी को हम डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, और हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था अगर एनपीवी आफ्टर टैक्स तो वेरिएबल भी क्या होगा आफ्टर टैक्स, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो भी आफ्टर टैक्स होगा। अगर आप देखें तो एक अच्छी चीज क्या है, सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू में गिवन है, आपकी एनपीवी ना आफ्टर टैक्स है, ये बात समझ में आ रही। तो जब मैं सेंसिटिविटी परफॉर्म करूंगा, सेंसिटिविटी परसेंटेज, सिंस एनपीवी आफ्टर टैक्स है तो हमें कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू भी क्या चाहिए आफ्टर टैक्स। हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, 2000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगी 2000, टैक्स करे 20%, इस 2000 का मैं 80% दूंगा तो आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यस नो? तो अगर हम 2000 का 80% ले, ये बात क्लियर हो रही? वाई 80%? जी अगर मैं 20% टैक्स निकालूंगा तो 80 बचेगा इंटू 100, बताएंगे कितने परसेंट आ रहा है जी? परसेंटेज आंसर क्या? 12.5। ये बात क्लियर हुई? तो सिंस आपकी एनपीवी आफ्टर टैक्स है तो कंट्रीब्यूशन भी क्या लेंगे आफ्टर टैक्स। अगर एनपीवी में टैक्स नहीं होता फॉर एग्जांपल तो हम कंट्रीब्यूशन भी बगैर टैक्स वाला ले लेंगे। तो जब हमारी एनपीवी आफ्टर टैक्स होगी तो वेरिएबल भी आफ्टर टैक्स होगा। क्लियर होती है ये बात? बेटा क्वेश्चन में टैक्स देखे ना, ये 20% टैक्स माइनस हो रहा है, यस नो? तो एनपीवी आफ्टर टैक्स होगी ना। चलिए तो मुझे क्वेश्चन 123 प्लीज अटेम्प्ट करके, इसे ट्राई करें 123। सिंपली 123 में अगर आप देखें तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 10%, उस पर पॉजिटिव एनपीवी मौजूद है। सेकंड आप कुछ भी अज्यूम कर लें, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग 20%, उस पर नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव एनपीवी होगी, हम बड़े आराम से आईआरआर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, बल्कि हम तो एक और काम भी कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स हम सिंपली अगर एक्सेल पे जाएं तो आईआरआर तो एक्सेल पे हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। यस सुनो, जब आईआरआर आपके पास आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास मौजूद है, तो फिर आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? वो कह रहा है अप्लाइंग द सेंसिटिविटी ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले हम आईआरआर निकाल लेते हैं। आप सिर्फ कैश फ्लोज बता दें तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 4 साल है, ये बताएंगे नेगेटिव कितना 110, देन हर साल 40, तो ये बड़े आराम से आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ ले लेते हैं आईआरआर, इसीलिए आईआरआर है 17%। तो अब हम बड़े आराम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या कर सकते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। 17% माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, 70% आंसर आएगा। 17 इज नॉट द आंसर ना, 17 तो आईआरआर है। वो कह रहे हैं आप सेंसिटिविटी परफॉर्म करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया था, चेक कर लीजिएगा, आईआरआर माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आईआरआर अगर 17% है तो सेंसिटिविटी की परसेंटेज मेरे लिहाज से 70% बनती है। अगर आप देखें 17 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, जी 70% आ रहा है। यस नो? तो बेसिकली हमारे पास जो आईआरआर आया वो 17% है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 10% डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो आंसर इज 70%। ठीक हो गई? अब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सेंसिटिविटी एनालिसिस को हम किस तरह से
परफॉर्म करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हमें बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको सेंसिटिविटी के फॉर्मूले पता है तो ऑब्वियसली सेंसिटिविटी एनालिसिस विल नॉट डिस्टर्ब। ठीक हो गई। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने, मिलके भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग मुझे क्वेश्चन 110, 111 और 112 ये तीन अटेम्प्ट करके दें, फिर मिलके भी सॉल्व करते हैं। 110, 111, 1 जी कोई आंसर है या नहीं? चलिए देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स है हमारे पास। रिजल्ट्स हैं भी के नहीं। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट फेयर। चलिए इसको देखते हैं। ऐसी कंपनी है 31 दिसंबर ईयर एंड एंड पेज कॉर्पोरेशन टैक्स कितने परसेंट? 30%। 12 months after the end of the year, एक साल के डिले से लोग टैक्स पे करते हैं। It can claim tax allowable depreciation at a rate of 25% reducing balance। तो 25% reducing balance पे क्या करते हैं? इनको कैपिटल अलाउंस मिलता है। It pays 1 million for the machine December 4। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो हो रही है ईयर एंड पे हो रही है। जब ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट होती है तो टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग T0 से शुरू होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू on 31st December 4 of the benefit of the first portion of tax allowable depreciation। आपने प्रेजेंट वैल्यू बतानी है पहली टैक्स सेविंग की। पहली टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर हो रही है तो टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग T0 से शुरू होगी और T0 वाला लॉजिकली टैक्स हम T1 में पे करेंगे। क्यों? टैक्स डिले से पे करते हैं। तो पहली टैक्स सेविंग जो होगी T1 में होगी। हमें पहली टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो पहले साल का फैक्टर होगा 0.909। तो जो भी टैक्स सेविंग आएगी उसको 0.909 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिएगा सिंपली हम जो इन टाइम ले रहे हैं T0, T1, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग, मुझे उस टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है। 1 मिलियन है। 1 मिलियन को ऑफकोर्स अगर मैं 25% लूंगा, 1 मिलियन का 25% लूंगा तो 250। 2,50,000 का 30% लूंगा तो 75,000। विदाउट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, रियल टर्म्स के अंदर बेसिकली विदाउट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 75,000 आ रहा है, लेकिन वो हमसे प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है, यानी कि टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर नहीं करना। तो पहले साल का जो 75,000 अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है? तो ये सबका आंसर सही है। दैट्स ग्रेट। इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर हो रही है। जब इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर होती है तो हमने क्लास में बात कर चुके हैं P&L पहले से तैयार होगा। P&L के बनने का वेट नहीं करना। तो जब भी एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट होती है तो टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंसेस T0 से शुरू होगी। क्वेश्चन 111 जी ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अ कंपनी रिसीव्स अ परपेचुइटी 20,000 per annum in arrears। हर साल आपको 20,000 मिल रहा है। pays 30% corporation tax 12 months after the end of the year in which the cash flow relates। हम इस पे 30% टैक्स पे करते हैं एक साल के डिले से। वो हमसे प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है तो प्लीज देखिएगा। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि T1 से T इंफिनिटी तक एक कैश फ्लो है जिसपे आप टैक्स देंगे T2 से T इंफिनिटी, क्योंकि टैक्स हम डिले से पे कर रहे हैं। कैश फ्लो ये 20,000 है, इसका 30% टैक्स है। 20,000 का 30% लूंगा तो 6,000। तो आप दोबारा देख सकते हैं हर साल आपको 20,000 मिलेगा T1 से T इंफिनिटी। टैक्स आप उस पर डिले से देंगे, एक साल के डिले से। तो जो टैक्स पेमेंट होंगी वो T2 से T इंफिनिटी होंगी। अब 10% हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हो तो T1 से T इंफिनिटी का जो परपेचुइटी फैक्टर होता है वो 10 होता है। T2 से T इंफिनिटी का परपेचुइटी फैक्टर कैसे आएगा? पहले हम 1 अपॉन वैक लेंगे, कहने से फिर पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर माइनस कर देंगे 0.909। तो आपके पास परपेचुइटी फैक्टर आ जाएगा T2 से T इंफिनिटी कितना आता है?
अगर 10 में से 0.909 माइनस करें 9 पॉइंट, तो बेटा आप जरा अपने लाइव कैलकुलेटर यूज करें, दोनों को डिस्काउंट फैक्टर से परपेचुअलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, नेट ऑफ करें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और बताएंगे फाइनल आंसर क्या आता है। परपेचुअलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1/(WACC) ना जी, कितना 145454। बेटा लास्ट क्लास में सीखा था ना परपेचुअलिटी फैक्टर, T2 से ना, लिसन T2 से T इंफिनिटी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे T1 का एन्युटी फैक्टर दे दें, तो T1 का एन्युटी और T1 का डिस्काउंट फैक्टर तो सेम होगा ना? यस और 20,000 का 30% तो 6 ही आता है, टैक्स दोगे ना 30%। आप पहले 1 से लेके इंफिनिटी का परपेचुअलिटी फैक्टर निकालेंगे। परपेचुअलिटी फैक्टर 1 से इंफिनिटी कैसे आता है? सिंपली 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन आपको T2 से चाहिए ना, तो पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर माइनस कर दें। लास्ट क्लास में चेक कर लें, बहुत तमीज से इस पे बात हुई। जी हो गए? तो बेटा ऐसे देखिए, a project is the following projected cash inflows year 1 2 3, working capital required to be placed at the start of each year equal to क्या कह रहा है? कैश इनफ्लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू वर्किंग कैपिटल। हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो देख लेते हैं। T1 T2 T3 जो कैश फ्लोस उसने दिए आपको 1,00,000 125 105, हर एक का 10% वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होगा, यानी कि 10,000 12,500 10,500। 1,00,000 का 10% लेंगे तो 10,000 आता है, 125 का 10% लेंगे तो 12,500 आएगा, और 105 का 10% लेंगे 10,500 आएगा। अब प्लीज देखिए, T1 के लिए इन्वेस्टमेंट T0 में होगी 10,000 का आउटफ्लो। अब 10,000 आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपको 10 से जाना है 12,500, एडिशनल कितना इन्वेस्ट करेंगे? 2,500। अब मुझे 12,500 से 10,500 पे जाना है। अब मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ नहीं रही, बल्कि तो इनफ्लो आ जाएगा, 2,000 का इनफ्लो आ जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी कंज्यूम, जितना हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया एंड में सारा रिकवर हो जाएगा 10,500। लॉजिकली वर्किंग कैपिटल के सारे इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस का एंड में टोटल 0 होना चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर 10% है, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 1.909 0.826 और 0.751। अब बेटा अपने लावे कैलकुलेटर यूज करें और मुझे 10,000 बेटा आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं T0 में, 10 से मुझे 12,500 पे जाना है। तो अगर मुझे 10,000 से 12,500 पे जाना है और 10,000 में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, एडिशनल में 2,500 इन्वेस्ट करूँ, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, बताएंगे फाइनल आंसर क्या आ रहा है। नेगेटिव क्या आता है? 27। फाइनल आंसर आएगा जी इन चारों को नेट ऑफ करने के बाद नेगेटिव 2735। अच्छा जी, इसके बाद इसे देखें, AW कंपनी नीड्स टू हैव 1,00,000 वर्किंग कैपिटल इन प्लेस इमीडिएटली। फॉरन 1,00,000 हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे इमीडिएटली, मींस T0 फॉर द स्टार्ट ऑफ 2-year प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की लाइफ सिर्फ कितनी है? 2 years। The amount will stay constant in real terms, रियल टर्म्स में सेम रहेगा अमाउंट, लेकिन इन्फ्लेशन कितने परसेंट है?
और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जिसमें इन्फ्लेशन मौजूद हो। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्ड यूज होता है, मॉनेटरी का वर्ड भी यूज हो सकता है और नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्ड भी यूज होता है। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल। प्लीज देखिएगा बहुत अच्छे से, उसको जरा समझिए। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट की लाइफ सिर्फ 2 साल। यहाँ पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, अभी देखते रहे। इस 1 लाख को जब मैं 10% से बढ़ाऊंगा तो 110 हो जाएगा। सेकंड ईयर में मुझे मजीद वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा T0 पे हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे आउटफ्लो, जब मैं 1 लाख से 10 पे आऊंगा तो मजीद 10,000 की इन्वेस्टमेंट होगी और लास्ट ईयर में सारे का सारा 1,10,000 रिकवर हो जाएगा बिकॉज वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी कंज्यूम। डिस्काउंट फैक्टर 10% है, ये 1, ये 0.909 और ये 0.826। बेटा सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और तीनों को फिर नेट ऑफ करें, फाइनल आंसर बताएं नेगेटिव क्या आ रहा है। फाइनल रिजल्ट क्या आता है बताएं। फाइनल व्हाट इज द रिजल्ट। जी बेटा कैलकुलेटर यूज करना, कुछ आया यहाँ, अब तक कुछ भी नहीं आया। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, 10 की जगह 12 करेंगे, नो इशू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 12%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 12% में 1.893797, तो डिस्काउंटिंग कर लें इसमें, इट्स नॉट 10%, इट्स 12%। जी मुझे बताएंगे इस पे फाइनल आंसर क्या आ रहा है, बताएंगे जी बेटा। 21 नेगेटिव, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली 12% है, नॉट 10। ओके जी, 21 21 21 21260। यस, क्या क्वेश्चन 114 हम कर चुके हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कर चुके। यस नो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बड़ा मुझे 114 115 हम कर चुके नहीं किया हमने, और 116 117 118 119 हमने किया गया। तो बड़ा 114 से 119 तक जल्दी से अटेम्प्ट करें, यू हैव 10 मिनट्स। जी 114 का कोई आंसर है? देखिए इसको जल्दी से, NCW company is considering investing 10,000 immediately, T0, a 1-year project with the following cash flows. Income 1 lakh है, expenses 35,000. The cash flow will arise at the end of the year. The above are stated in current terms. Income is subject to inflation 10%. Expenses will not vary. इनकम में हम 10% इन्फ्लेशन लेकर आएंगे, एक्सपेंस चेंज नहीं होगा। इसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये कि फिर आपके एक्सपेंसेस ना नॉमिनल टर्म्स में। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, जनरल इन्फ्लेशन 2% है, तो मुझे रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेसिकली नॉमिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट। जब आप 8 को कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल में तो ये 10 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, तो 10% ले लेंगे, तो आपका नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपली T0 एंड T1, जीरो में बेटा 10,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। इनकम को जब मैं 10% से इंक्रीज करूंगा तो 1,10,000, एक्सपेंसेस चेंज नहीं होंगे तो 35 ही रहेगा। टेन परसेंट में डिस्काउंटिंग करेंगे 0.99। जी एनपीवी कितनी आ रही है? 58,175। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये वर्किंग कैपिटल थोड़ी, दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
अगर मैं 1 लाख को 10% से बढ़ाऊंगा तो 1,10,000। फिशर इफेक्ट, फिशर इफेक्ट में क्या होता है प्लीज देखिएगा। वन प्लस नॉमिनल रेट बराबर है 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, और यहाँ पे जनरल इन्फ्लेशन आता है। तो मुझे नॉमिनल रेट निकालना है 1.08 इंटू 1.02 माइनस 1, ये 10 पॉइंट शायद 16% आ रहा होगा। हम इसको कितना ले लेंगे 10%। तो बाय यूजिंग फिशर आप इफेक्ट आप क्या कर सकते हैं, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर होती है? यस सर। अगर मुझे इसी को फिशर को लेके रियल रेट निकालना हो तो आप फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज कर लें। आप 1 प्लस नॉमिनल रेट को डिवाइड करें 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से, और ये इन्फ्लेशन जनरल इन्फ्लेशन होता है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होता। तो रियल रेट बराबर है जी 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1। तो फिशर इफेक्ट को लेते हुए हम जरूरत पड़ने पर रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे चाहे तो आप कॉपी कर लें ताकि आपको मसले ना। जी अब आगे चले, कॉपी हो गया। अच्छा जी, अब बेटा इसको देखिएगा। एम कंपनी विल रिसीव परपेचुटी स्टार्टिंग इन 2 years टाइम। शायद एक परपेचुटी मिलेगी लेकिन स्टार्ट होगा 2 years टाइम में, यानी कि T2 से 10,000 per annum, इंक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज 2%। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक परपेचुटी स्टार्ट हुई है सेकेंड ईयर से, अमाउंट इज 10,000, अगर मैं उस 10,000 को हर साल 2% के इन्फ्लेशन से इन्फ्लेट करूंगा तो एक मसला होगा सर, हर साल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब हर साल की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो मेरे लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों सर, परपेचुअली तक तो मैं नहीं बार बार इन्फ्लेशन ऐड कर सकता। हम एक और काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस रियल कैश फ्लो टू द नॉमिनल, हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन, हम नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेसिकली रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। हम इन्फ्लेशन को कैश फ्लो में नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पॉइंट के लिए हर साल अगर मैं 2% से इन्फ्लेट करूंगा तो मैं परपेचुटी तक जा नहीं पाऊंगा। तो हम किसी और तरह से सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है कैश फ्लो को रियल रहने दे, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रियल बना दो, कैश फ्लो भी रियल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रियल, खत्म बात। फिर एक और कॉन्सेप्ट भी पड़ा है, अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो, सिर्फ क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप नॉमिनल टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू निकालें या रियल टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू निकालें, रिजल्ट सेम आता है, प्रेजेंट वैल्यू विल बी सेम, और यहाँ सिंगल इन्फ्लेशन रेट। तो हम करेंगे क्या, इस 10.2% को जो कि नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको रियल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट। आप 10.2 को इन्फ्लेशन 2% लेके जब रियल में कन्वर्ट करेंगे तो 8% आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, प्लीज देखिए। और ये कौन सा हमारे पास यहीं पे कर लेते हैं, इसके सामने ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि मसले ना। 115 यहाँ ले लेते हैं, रियल रेट आप 1.102 को डिवाइड कर देंगे इससे 1 पॉइंट माइनस 1, चेक करें 8% आ रहा है या कुछ और ही आ रहा है, ये देख लें। ऐसे ही 80। अब हम क्या कर सकते हैं, T2 से T इंफिनिटी 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग परपेचुइटी फैक्टर। 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी का परपेचुइटी फैक्टर कैसे आएगा, सिंपली हम क्या करेंगे, पहले आप परपेचुइटी फैक्टर ले लेंगे
1 से इन्फिनिटी, सो 1/0.08, ये 12.5 आ जाएगा। चेक कर लो, यस नो। तो बेटा ये जो 12.5 आ जाएगा, इसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर पहले साल का। 8% पे पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर देखें 0.926 या कुछ और, तो 0.926 माइनस कर दें, आपके पास पीएफ आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी, कितना था 11.557 या 6 या कुछ और, 574, तो ये लेंगे 11.574 से इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है 115740, यस नो। तो पहले हमने क्या किया, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रियल में कन्वर्ट किया, फिर मसला ही कोई नहीं है, कैश फ्लो भी रियल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रियल है, आराम से प्रेजेंट वैल्यू निकाल। एग्जैक्ट आंसर ना है तो नियरेस्ट चॉइस पे चले जाते हैं, नियरेस्ट ऑप्शन ढूंढे, खैर यहाँ तो एग्जैक्ट आ रहा है 115740। इसके बाद मुझे 116 को जरा देखें, बात करते हैं। FW company is expecting a receipt of 10,000 in real terms in year 1. सर रियल टर्म्स में ईयर 1 में हमें 10,000 मिलेगा। If FW company expects inflation to increase, the receipts are expected to rise in line with the general inflation. कौन सा inflation? General rate of inflation. What will be the impact? जी क्या मैं कह सकता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन से हमारे कैश फ्लोज बढ़ेंगे तो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन से हमारा रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा, और जब सिंगल इन्फ्लेशन रेट होता है तो प्रेजेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रियल टर्म्स में काम करें या नॉमिनल में काम करें। क्वेश्चन 117 देखें, शैडो लाइन। शैडो लाइन कंपनी हैज अ मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस नॉमिनल जिसमें इन्फ्लेशन है 10%, इन्फ्लेशन रेट 4% है। व्हाट इज द शैडो लाइन रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? आपने रियल बताना है, तो हम रियल बता सकते हैं। रियल रेट ऐसे आएगा, आप रियल रेट ऐसे आएगा, कैसे आएगा, आप 1.1 को डिवाइड कर दें 1.04 से -1, 5 पॉइंट कितना आ रहा है 5.8, चेक कर लें, मिला। अब एक चीज समझिएगा ताकि क्वेश्चन 118 समझ में आ सके। देखते हैं क्या चीज समझ में। देखिए मिसाल के तौर पे आप T0 में 200,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, assuming you are investing 200,000 in T0, और प्रोजेक्ट की लाइफ में ले रहा हूं लेट्स से 3 इयर्स, assuming आप 0 में 200,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट की लाइफ है 3 इयर्स। आप सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि सर थर्ड ईयर में मुझे ऐसा क्या अमाउंट मिले कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में जो मैं T0 में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो रिकवर हो जाए। तीसरे साल लेट्स से प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल, अपने से अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये कह रहे हैं या बंदा ये कह रहा है कि यार मुझे ऐसा तीसरे साल क्या अमाउंट मिले कि जो मैंने इनिशियली लगाया वो सारा रिकवर हो जाए। देखिएगा हमने यहाँ लिख दिया 200,000, फिर हमने कहा डिस्काउंट फैक्टर बताओ, लेट्स से 10%। 10% पे तीसरे साल का फैक्टर होता है 0.751। आप जरा कैलकुलेटर यूज करें, 200,000 को 0.751 से डिवाइड करें, बताएं क्या आता है 200,000 को 0.751 से कितना 26631। अब सुन ले बेटा, सर लॉजिकली अगर कोई इंडिविजुअल T0 में 200,000 की इन्वेस्टमेंट करता है और प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है, इस इंडिविजुअल को अगर थर्ड ईयर में 26631 अगर मिलेगा तो हम कह देंगे यार जो इनिशियली आपने इन्वेस्ट किया वो सारे का सारा रिकवर हो जाएगा। कैसे 26631, इसको जब मैं 0.751 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 200,000 आ जाएगी। वी इन्वेस्टेड 200,000 और जो अमाउंट हमें मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 200,000 है, तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हमें 26631 मिले तीसरे साल में तो इनिशियली हम जितना भी इन्वेस्ट करें वो सारे का सारा एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में फिर क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ये बात क्लियर होती है, सिंपल है ना। हमने उस अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 2 साल होती तो मैं 200,000 को सेकंड ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड कर देता। प्रोजेक्ट की लाइफ अगर 5 साल होती तो बेसिकली जो मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किया है उसको फिफ्थ ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से हम डिवाइड कर देते।
अब इसको जरा अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो आपको। जूसी कंपनी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ न्यू इंडस्ट्रियल जूसर। लॉजिकल बात है, जूसी कंपनी ने जूसर में इन्वेस्टमेंट करनी, यूज ऑन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट विल कॉस्ट 1,50,000 एंड विल लास्ट कितना 2 years। जूसी कंपनी पेज कॉर्पोरेशन टैक्स कितना 30% एज कैश फ्लो अकर्स, जैसे कैश फ्लो अकर होता है पे करते हैं, कोई डिले नहीं है। ड्यू टू हेल्थ बेनिफिट ऑफ जूसिंग द मशीन अट्रैक्ट्स 100% टैक्स अलाउड डेप्रिसिएशन इमीडिएटली। आपको 100% कैपिटल अलाउंस मिलेगा फॉर 100%, जितना इन्वेस्ट किया पूरा अमाउंट आपको कैपिटल अलाउंस की फॉर्म में मिलेगा। ओके, गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, व्हाट इज द मिनिमम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्री टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिसीवेबल इन 2 years which would require to recover the net cost of the juicer। So कह रहे हैं यार सिंपली सेकेंड ईयर में मुझे ऐसा क्या अमाउंट मिले कि जो मेरी नेट कॉस्ट है जूसर की वो रिकवर हो जाए। अब इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके, एक एग्जामिनर जो कह रहा है आप उसको लिफ्ट ही नहीं कराए और सवाल सॉल्व करें, 2 में से 2 मार्क्स ले लें। सेकंड, जो एग्जामिनर कह रहा है आप उससे लिफ्ट कराए और अगेन 2 में से 2 मार्क्स ले। क्या मतलब बताता हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया T0 में 150 है, तो बस मुझे तो इतना बताना है यार सेकंड ईयर में ऐसा क्या अमाउंट मिले जो इन्वेस्ट किया और रिकवर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है ना, जागते रहिएगा। मैंने सेकंड ईयर में 150 लिखा बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग 150, इसको 0.826 से डिवाइड कर दें, कोई बताएगा क्या आता है? 598 कौन सा नियरेस्ट ऑप्शन है? 181,500। ये बिल्कुल सही आंसर आ गया, मार्क्स भी मिल गए, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है कि आपने इसको उस तरह से सॉल्व नहीं किया जिस तरह से एग्जामिनर ने लिखा। अब देखिए ना, वो गरीब का बच्चा तो इतनी बातें लिख रहा है, 100% कैपिटल अलाउंस मिलेगा, टैक्स की बातें कर रहा है, हमने तो किसी चीज को लिफ्ट ही नहीं करे। हमने जाओ भाई ये इन्वेस्ट किया है, सेकंड ईयर में इतना अमाउंट मिलेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। अब बेटा जरा उस तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह से क्वेश्चन, समझिएगा। T0 150, अब जरा अच्छे से सुनिएगा बेटा, आप जैसे ही इस मशीनरी में लेट से इन्वेस्ट करेंगे 150, आपको 100% कैपिटल अलाउंस मिलेगा इमीडिएटली, 100%। ये बात समझ में आ रही? अगर मुझे 1,50,000 पे 100% कैपिटल अलाउंस मिलेगा तो कैपिटल अलाउंस का अमाउंट भी 150 होगा। कैपिटल अलाउंस को जब टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टैक्स सेविंग आती है, 45,000 की सेविंग आएगी। ये सुनो सर, इमीडिएटली आपको कैपिटल अलाउंस मिलेगा और उसी पॉइंट पे आपकी टैक्स सेविंग भी आ जाएगी, कोई डिले नहीं है। तो होगा क्या, अगर मैं 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो 45,000 का मेरा टैक्स सेव हो रहा है। मैं अगर नेट इन्वेस्टमेंट पूछूं तो आप कहेंगे सर हमारी नेट इन्वेस्टमेंट 105 है। अब जागते रहना, सेकेंड ईयर में मैंने 105 लिखा नेट इन्वेस्टमेंट, उसको मैं सेकेंड ईयर के डिस्काउंट फैक्टर 0.826 से डिवाइड करूंगा। 105 को बेटा 0.826 से डिवाइड करें, बताएंगे क्या आता है? 127,119। अब बहुत अच्छे से सुनना, अगर एग्जामिनर आपसे ये कहता मुझे सेकेंड ईयर में आफ्टर टैक्स क्या अमाउंट मिले, आफ्टर टैक्स, कि मैंने जो इनिशियली इन्वेस्ट किया है, जो मेरी इनिशियल नेट कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, क्या कहता है एग्जामिनर? आफ्टर टैक्स क्या अमाउंट मिले। अगर वो कहते कि आफ्टर टैक्स क्या अमाउंट मिले तो हमारा आंसर होता 127,050 सी होता, लेकिन वो आफ्टर टैक्स अमाउंट नहीं कह रहा, वो प्री टैक्स कह रहा है। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए प्री टैक्स को लेके, प्लीज सुनिएगा। लॉजिकली ये 100% की इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, यस, तो बेटा ये 30% की सेविंग है। क्या मैं कह सकता हूं आपकी नेट इन्वेस्टमेंट 70% है? तो लॉजिकली ये जो आपके पास 127,119 आ रहा है ये आफ्टर टैक्स आ रहा है, ये 70% है। मुझे इसको प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और 70 से, तो प्री टैक्स आ जाएगा कितना आ रहा है? 1,815 जी मेरे ख्याल से। अब आपने क्या किया, आंसर वही आ रहा है जो डी पहले आ रहा था। अब लेकिन बेटा आपने इसको उस तरह से सॉल्व किया जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इट वाज रिटन इन द क्वेश्चन, 100% कैपिटल अलाउंस, टैक्स सेविंग, हमने सब कुछ किया। और एक नई चीज ये सीखी, अगर एग्जामिनर कहता कि नहीं यार मुझे सेकंड ईयर में आफ्टर टैक्स क्या अमाउंट मिले कि मेरी नेट कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो फिर चॉइस सी वाज द राइट आंसर। उसने आफ्टर टैक्स नहीं मांगा हमसे, क्या मांगा है?
प्री टैक्स, तो चॉइस डी इज द आंसर। ये बात क्लियर हुई? और आप देख रहे हैं जी, हम तो ऑलरेडी हैं। बस इसको मैंने दो तरह से आपको सॉल्व करवा दिया। एक एग्जाम में जो कह रहा है हमने लिफ्ट नहीं कराई, सेकंड हमने कहा नहीं यार वो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। बट मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब इफ वी कम अक्रॉस द सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जिसमें ऐसा हो कि इनिशियली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के एंड में हमें क्या अमाउंट मिले कि वो रिकवर हो जाए, तो आपने सिर्फ वो अमाउंट लिखना है और डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड कर देना। ये बात क्लियर होती है? सो 119 में अगर आप देख लें, पहले भी बातें हुई है, दोबारा बात कर लेते हैं। फिशर इफेक्ट में जिम कौन सा इन्फ्लेशन रेट यूज करते हैं? 119, which of the following is true about the inflation figure that include money cost of capital? सर यहाँ पे जनरल इन्फ्लेशन बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड होता है। ये बात क्लियर होती है? तो इसको देख लीजिए। हम यहाँ पे एक अब 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा जागे, फिर हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो जब तक देखते हैं कि अगर हमारी क्लास का रूम भी चेंज हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लीज और बाय डिसीजन चेक कर लीजिए, ऐसा ही है। लेट्स गो फॉर एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। उसके बाद हमारे दो टॉपिक्स रह जाएंगे, देख लीजिए। यस और नो? एसेट रिप्लेसमेंट के बाद कैपिटल रेस्टिंग और लीज और बाय। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, इसे बेटा समझिएगा। ये एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और एक दिन आपके डायरेक्टर ने आपको बुला लिया। क्या बात, मतलब पूरा ऑफिस कह रहा है यार उस बंदे के मजे हैं यार, सुबह सुबह इसको डायरेक्टर सबसे पहले बुला लेते हैं। अब ये अलग बात है, डायरेक्टर अंदर सुना रहा होता है आपको, कह रहा होता है भाई टाइम पे क्यों नहीं आते, लेकिन आप जब ऑफिस से बाहर, डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अलग ही भरम चल रहे होता है। आपने देखा, आपने डायरेक्टर साहब का दिन स्टार्ट नहीं होता जब तक हमसे डिस्कशन न करें। तो ऑफिस में एक अलग ही आपका भरम चल रहा है, अल्लाह माफ करे, और वहां आप एक ही बात कह रहे होते हैं कि सर अगली दफा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बड़ा पेटेंट डायलॉग है, ठीक है सबका, कि अगली दफा ऐसा नहीं होगा। जिसके साथ कुछ भी हो जाए ना, वो आगे से ही कह रहा है अगली दफा ऐसा नहीं होगा। चलें, अच्छा है भाई। तो डायरेक्टर ने आपसे खैर पूछा, उससे कहा यार हमें, हमारे पास एक एसेट है जिसकी लाइफ 3 साल है, एक एसेट है जिसकी लाइफ कितनी है, लेकिन हम उस एसेट को फॉरएवर यूज करना चाह रहे हैं, बताओ क्या करें। आपने इधर ये क्या मजाक चल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, और आपने जब तक मैं कॉफी नहीं पी मेरा दिमाग चलता भी नहीं। याद है? अब आप याद दिला रहे हैं। आपने कहा याद है सर, पहले इंटरव्यू में आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बोला क्यों? बोला था दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, कॉफी नहीं ली थी, उल्टे जवाब दिए थे मैंने आपके। बोला हाँ ये बात भी है। बोला सेकंड में मैंने, आपने मुझे रख लिया था। बोला हाँ। बोला सर उस दिन आपने कॉफी नहीं पी थी। तो अलग ही चल रहे भाई, तो गुड हो गया भाई। तो बोला यार आपने जिसकी लाइफ 3 साल है उसको आप फॉरएवर कैसे यूज कर सकते हो? बोला यही तो पूछ रहे हैं आपसे। आपने सर ब्रेक ही तरीका है। बोला क्या? बोला देन यू कीप रिप्लेसिंग इट, और तो कोई तरीका नहीं है ना, जिसकी लाइफ 3 साल और फॉरएवर यूज करना चाहो तो एक ही तरीका है, बार बार उसको क्या करो, रिप्लेस करो। तो प्लीज सुनिएगा, जिस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की लाइफ 3 इयर्स हो, कितने साल हो, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आप इसे हर साल इस्तेमाल करें, इसे सेल करें, नया ले लें, इसे 2 साल यूज करें, इसे सेल करें और नया ले लें, और बेटा फिर आप इसे, या फिर आप इसे 3 साल यूज करें, इसे सेल करें और नया ले लें। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यस नो। अगर लाइफ 4 साल हो तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। तो पहले इसे क्लियर कर लें, अगर किसी एसिड की लाइफ 3 इयर्स है तो बेसिकली 3 रिप्लेसमेंट साइकिल पॉसिबल है। 1, मैं हर साल इसे सेल करके नया ले लूं। सेकंड, मैं इसको 2 साल यूज करूं फिर इसे सेल करूं और नया ले लूं, और इसे मैं 3 साल यूज करूं फिर इसे सेल करके नया ले लूं। अब सुनिएगा, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में आपने कंपनी को सिर्फ एक चीज बतानी है, व्हेन टू रिप्लेस द एसेट। रिप्लेस करके दिखाना नहीं है, सिर्फ क्या बताना है, व्हेन टू
रिप्लेस दी एसेट। और सुन लें, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में जिस साल पैसा सबसे कम लगेगा वो साल हम रेकमेंड कर देंगे, क्योंकि सर रिप्लेस करोगे तो पैसा लगेगा। यस, तो लॉजिकली हाउ टू डिसाइड, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में जिस साल सबसे कम पैसा लगेगा उस ईयर को हम ऑप्ट कर लेंगे। अब सवाल कि एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट की एक एसेट की लाइफ 3 साल है एंड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि मैं इसको 1 साल इस्तेमाल करूं, इसको बेच के नया ले लूं, 2 साल यूज करूं, इसको बेच के नया ले लूं, या 3 साल इस्तेमाल करूं, इसको बेच के नया ले लूं। और फिर हमने कहा हम प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में उस पॉलिसी पे जाएंगे रिप्लेसमेंट की जहां हमारा पैसा सबसे कम लगे। तो यार इस सिचुएशन में फिर कोई टेक्निक भी होनी चाहिए जो हमें हेल्प करे, फैसिलिटेट करे टू डिसाइड कौन सा ईयर हम ऑप्ट करें, एवरी 1 ईयर रिप्लेस करें, एवरी 2 या एवरी 3, कोई टेक्निक भी होनी चाहिए ना जो हमें हेल्प करे। द नेम ऑफ द टेक्निक इज एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट। तो बेटा एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट मेथड। एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट मेथड आपको हेल्प करता है हाउ टू मेक द डिसीजन व्हेन टू रिप्लेस द एसेट। एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन रिप्लेसमेंट साइकिल लें और सिंपली बेटा आप इसको डिवाइड कर दें एन्युटी फैक्टर से। रिपीट, एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट किसके बराबर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन रिप्लेसमेंट साइकिल डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। ये वन रिप्लेसमेंट साइकिल क्या होता है मैं अभी समझाता हूं इंशाल्लाह। और फिर थोड़ी देर के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू वन रिप्लेसमेंट साइकिल डिवाइडेड बाय क्या? एन्युटी फैक्टर। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू वन रिप्लेसमेंट साइकिल सुन लें। अगर आप बेटा 1 साल इस्तेमाल करके इसको सेल करके नया ले रहे हैं तो आपका रिप्लेसमेंट साइकिल 1 ईयर का है। अगर आप अपने एसेट को 2 साल यूज करोगे, इसको बेच के नया लोगे तो आपका रिप्लेसमेंट साइकिल 2 इयर्स का है। और अगर आप इसे 3 साल इस्तेमाल करके इसे बेच के नया लेंगे तो आपका एक रिप्लेसमेंट साइकिल कितने इयर्स का होगा? 3 इयर्स का। तो वन रिप्लेसमेंट साइकिल कुड बी ऑफ 1 ईयर, इट कुड बी फॉर 2 इयर्स, इट कुड बी ऑफ 3 इयर्स। अब एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं, फिर हम आते हैं इसमें इंशाल्लाह। लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक एसेट परचेज करने जा रही है जिसकी वैल्यू होगी $600,000। यूजफुल लाइफ 3 इयर्स ले लेते हैं। यूजफुल लाइफ ले ली 3 इयर्स। टाइम T1, T2, T3। मेंटेनेंस कॉस्ट, बेटा पहले साल मेंटेनेंस 50 है, देन मेंटेनेंस 120 है, एंड देन आई हैव अ मेंटेनेंस 150। अब प्लीज सुन ले बेटा, ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 50, 120 एंड 150, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज द एज इफेक्ट। एसिड जितना पुराना होता है मेंटेनेंस पे पैसा उतना ज्यादा लगता है। ये सुनो, तो ये 50 से एक 20 और एक 20 से एक 50 पे जो हम जा रहे हैं, इट इज नॉट इन्फ्लेशन, इट इज एज इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? ये सुनो, ये तो एज का इफेक्ट है ना, ये बेसिकली मेंटेनेंस, ये इन्फ्लेशन नहीं है। am I right? जैसे मिसाल के तौर पे बाज इंडिविजुअल्स अल्लाह की तरफ से होता है सर, पाकिस्तान में रवाज कम है लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे पाकिस्तानी मिल जाते हैं, पाकिस्तान को इनफैक्ट, जो जरा सी अकल आती है तो अपना बड़ा ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। वो पागलों की तरह पिज्जा नहीं फोड़ होते, ले आओ पिज्जा ले आया, उसको पता है पिज्जा एक एटम बॉम्ब है, आज नहीं तो कल ये फटेगा मेरे अंदर और मुझे कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। तो कुछ बड़े रेयर होते हैं ये पाकिस्तान में ऐसे लोग जो अपना खाने पीने का, एक्सरसाइज का, हर चीज का ख्याल रखते हैं। इसका फायदा क्या होता है, जब वो थोड़ी सी बड़ी एज में जाते हैं तो उनकी मेंटेनेंस पे इतने पैसे नहीं लगते, अल्लाह माफ करे, और जो ख्याल नहीं रखते थे वो एक सर्टेन एज के बाद सॉरी के साथ वो अजीब से हो जाता है, फिर उनका अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा टाइम मेंटेनेंस में ही लग रहा होता है।
वो फिर डॉक्टर्स को दे रहे होते हैं, वहीं टाइम लग रहा होता है हॉस्पिटल में। तो ये बंदे की अपनी चॉइस है, वो शुरू में टाइम थोड़ा जिम में लगा ले ताकि एंड में डॉक्टर को टाइम ना दे, और अगर शुरू में जिम में टाइम नहीं लगाएगा तो फिर एंड में उसको डॉक्टर को टाइम भी देना पड़े और पैसे भी देने पड़े। लेकिन हमारे लोगों की लाइफ इतनी बिजी है कि हमें इन चीजों का टाइम नहीं है। शायद खुद सोचा हमें तो पॉलिटिक्स करनी है ना, घर की पॉलिटिक्स, रिलेटिव्स की पॉलिटिक्स, गोसप, उसमें मजा आता है हम लोगों को। पुप्पा ने ये बोल दिया, बोला अच्छा पुप्पी ने कुछ नहीं बोला, पुप्पी कहाँ से कुछ बोलेंगे, गूंगी है पुप्पी, भूल गए क्या? बोला ये बात हुई ना। बोला इशारों से तो कुछ बोला होगा। बोला पुप्पा को दिखाई नहीं देता, पता नहीं है क्या? बोला भाई यार किस तरह के लोग हैं। बोला यार ऐसा ही होता है, एज भी तो देख 90 के हो गए। बोला नहीं। बोला हाँ। बोला माशाल्लाह। बोला हमारे खानदान में तो सारे 100+ पे ही जाते हैं। बोला बड़े आराम से ही जाते ऊपर, मतलब। तो खैर वापस आते, अल्लाह माफ करे। तो सर बड़े कम लोग देखे जी मैंने, और इसमें अगर मैं और कम बताऊं तो बहुत ही रेयर लोग मैंने देखे जो हर 6 महीने बाद खुद अपने टेस्ट करवाते हो कि अंदर क्या चल रहा है, बंदे को ये तो बताओ। बहुत ही कम लोग हैं, मतलब ना होने के बराबर। 100 में से ना शायद एक बंदा मिल जाए वाकई 6 महीने बाद टेस्ट करा रहा हो, वे अंदर क्या चल रहा है तो पता चले। बाकी लोग कहते नहीं यार, हम तो डॉक्टर के पास नहीं जाते सर जब तक अल्लाह माफ करे टोटके खत्म ना हो जाए घर के। फिर मोहल्ले का स्टोर वाला आधा डॉक्टर तो होता हमारा, भाई ये चल रहा है दे दे यार मेडिसिन, हाँ ये ले ठीक हो जाएगा। अच्छा हम सही भी हो जाते इतने डीटेम लोग। ये तो डॉक्टर के पास जाने का मतलब क्या है, सारे टोटके घर के खत्म हो गए, बंदा ठीक नहीं हुआ, और मोहल्ले के मेडिसिन वाले ने भी सारी मेडिसिन दे दी है, अब डॉक्टर का नंबर आता है। फिर भी डॉक्टर चल रहे हैं, बड़ी बात है, यकीन माने, वरना भूख से मरेंगे ये लोग। तो बेटा मेंटेनेंस ये जो वर्ड है दैट इज एज इफेक्ट। रीसेल वैल्यू अपोजिट है जी, 400,000, 350 और 280। बेटा जितनी जल्दी एसेट बेचेंगे रीसेल वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और जितना बाद में बेचेंगे रीसेल वैल्यू उतनी कम होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी, 10% ले लेते हैं, फेवरेट है जी हमारा। रिक्वायर्ड है जी, व्हेन टू रिप्लेस द एसेट, व्हेन टू रिप्लेस द एसेट, ठीक है जी। एसिड कब रिप्लेस करना, व्हेन टू रिप्लेस द एसिड, ठीक है, चेक कर लो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस एरा में माशाल्लाह आप लोग पढ़ रहे हैं, इस एरा में मैं आपको एक और चीज, वैसे आपको पता ही होगा, सबको पता ही होता है, जब आप में से कोई भी इंटरव्यू देने जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वालिफिकेशन के अलावा बंदे की अपीयरेंस को भी चेक करो। अल्लाह ना करे बंदा उल्टा सीधा ही है ना, ले वही, इसको तो अपना ख्याल नहीं है और कह रहा है मैं कंपनी का बहुत ख्याल रखूंगा। तूने आज तक अपना ख्याल नहीं रखा, तू कंपनी कह रहा है कंपनी मुझे दे दो बहुत ऊपर जाएगी। बोला कहीं ज्यादा ही ऊपर ना निकल जाए। बोला क्या, तो ऐसे ही रहता। तो सर ये भी चीज देखते हैं कि जो बंदा आ रहा है अपना ख्याल भी रखते हैं कि नहीं। सर जिसको अपना ख्याल नहीं होगा कंपनी वाले क्या ख्याल रखेगा, खुद सोचे ना। एक बंदे को बोले यार आप अपने घर का ख्याल रखो, भाई वो पहले अपना ख्याल तो रख ले, फिर घर का ख्याल रखेगा। तो हमारे लोग अलग है। सोने को हम लोग सोना समझ के सोते हैं, यकीन माने यही सोना है, हालांकि वो सोना नहीं है, सोना है 10 घंटे तो नॉर्मल है सर आज के बच्चे का सोना, यकीन माने। 12-13 साल तक हम लोगों को पता नहीं होता हम हैं कौन, ठीक है, 13 साल के बाद पता चलने चलते हैं हम कौन है, फिर थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। अब 10-10 घंटे अगर हम सोएंगे तो खुद सोचें यार, 13 साल वैसे ही निकाल दो लाइफ में से, फिर 10 घंटे अगर एक बंदा सो रहा है, 10 के बाद बचे कितने, 14 आवर्स। 14 में से 2-3 घंटे तो टेलीविजन पे लगा देता बच्चा, 1-2 घंटे फेसबुक पे लगा देगा, व्हाट्सएप पे लगा देगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए पर डे में टाइम ही कितना बचा, नन्ना सा तो टाइम बचा उसके पास। कह रहे मैं सक्सेसफुल कब होऊंगा, तेरे पास तो टाइम नहीं है बेटा, तो कैसे होगा सक्सेसफुल। तो सोचिए ना, 10 घंटे वैसे निकाल दें, 2-3 घंटे टेलीविजन के, और फिर एक और, बाद बच्चों को एक और चस्का होता है, सारी मूवीज अप टू डेट रखनी है भाई, सारी मूवीज, कोई मूवी मिस ना हो। स्पाइडरमैन साला घर नहीं आया, तू घर लेकर आ उसको। वो घर नहीं आया, तू घर ले आया उसको। हैरत है यार, समझ से बाहर है भाई। हम ले आएंगे घर, वो आए या ना आए यार। फिर बोला हम लोग कामयाब नहीं हुए, कहां से, टाइम नहीं बच रहा तुम्हारे पास, पागल। 14 आवर्स में से देखे ना, कुछ नहीं बचा ना यार। कह रहे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचा, कैसे बचेगा। तो आज बेटा जरा चेक कर लेते हैं कहानी क्या है, तो कोशिश करें भाई जरा इन चीजों से दूर रहें।
1 ईयर रिप्लेसमेंट देख लेते हैं जी, 1 ईयर रिप्लेसमेंट। स्पाइडरमैन घर ले आओ भाई। अगर एवरी ईयर रिप्लेसमेंट की बात करें तो प्लीज देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। 0 and 1 कैश फ्लो। बेटा ये 600,000 की इन्वेस्टमेंट, T1 में देखें 50,000 की मेंटेनेंस है, 4 लाख में सेल होगा, नेट ऑफ करूंगा 350 आ जाएगा, यस नो? डिस्काउंट फैक्टर बेटा ले रहा हूं 10%, 1.90 प्रेजेंट वैल्यू 600,000। बेटा 350 को 318510 नेट ऑफ कीजिएगा बेटा, नेगेटिव बताएंगे आ रहा है 281850, यह है बेटा 281850। यहीं पे एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल लेते हैं, AEC 281850 को सिर्फ एक ही साल है ना, एक साल का डिस्काउंट फैक्टर और एन्युटी फैक्टर सेम है जी। तो बेटा 281850 को 0.909 से डिवाइड करें, क्या आता है? 310066। चेक कर लेंगे, सिर्फ इसे कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं एवरी 2 ईयर रिप्लेसमेंट में क्या होगा इंशाल्लाह। चलिए बेटा एवरी 2 ईयर्स को सॉल्व करते हैं, फिर आप एवरी 3 ईयर ट्राई कीजिएगा। एवरी 2 ईयर रिप्लेसमेंट, एवरी सेकेंड ईयर replacement, years 0 1 2 cash flows 600,000। अब बेटा पहले साल सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी 50 की, ये बात समझ में आ रही है? सेकेंड ईयर में क्या होगा, दो चीजें, 120 की मेंटेनेंस कॉस्ट और 350 की रीसेल वैल्यू, नेट ऑफ करेंगे क्या आता है? 230, ये आ गया 230। पहले साल की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी? तो 50 ही होगा जी बेटा। सेकेंड ईयर में मुझे बताएं मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी, देख के बताएं। 120 और रीसेल वैल्यू कितनी है? नहीं बेटा 3,50,000 है, तो नेट ऑफ करेंगे तो 2,30,000 आएगा ना। खुद सोचें, अगर मेंटेनेंस 150 हो, रीसेल वैल्यू 35 हो, बंदा तो कूद जाएगा कहीं से। ये देखा आपने, लाइट चली गई आपके सवाल के चक्कर में, एक ही ना आने, आप इतना चुन के लाई है सवाल, आपने कहा आओ सर आपको बताते हैं, कई वालों ने बस प्रोटेस्ट होगा। प्लीज देखिए सेकेंड ईयर जो होगा दैट इज 0.826, 600,000 सर 15 to 0.909 बताएंगे क्या है? 45, 2,30,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई कर 1899, 455, 455,470, 455,470 आ रहा है। AEC की बात करें, एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट की, तो आप 455,470 लेंगे, और 2 इयर्स का एन्युटी फैक्टर कितना होगा? 1.736, डिवाइड करेंगे आते हैं 262,368। ठीक है जी। अब एवरी 3 ईयर की अगर हम बात कर लें जल्दी से, एवरी थर्ड ईयर रिप्लेसमेंट, जीरो 1 2 3, जीरो पे बेटा 600,000,
और लास्ट में नेट ऑफ करके 1, डिस्काउंट फैक्टर हमारे 10% है 1.909, 0.826, 0.751, प्रेजेंट वैल्यू 600,000, 45450, 9912 976 64। अब एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 646940 को 3 इयर्स का एन्युटी कितना होगा 2 पॉइंट डिवाइड कर 2601 ऐसे ही जी। तो सबसे कम वैल्यू कहाँ आ रही है थर्ड ईयर, तो उसको रेकमेंड कर देंगे एवरी थर्ड ईयर इज रेकमेंडेड। ये बात क्लियर हो रही, एवरी थर्ड ईयर रिप्लेसमेंट, every third year replacement is recommendable. Every third year replacement is recommendable. तो जो हम recommend करेंगे एवरी थर्ड ईयर करेंगे जी बेटा, इसका शॉर्टकट है अगर हम छोड़ दें सवाल तो गुड नहीं, ये भी एक तरीका है, मतलब मैं क्यों सारे सवाल क्यों करूँ, आप छोड़ दें, शॉर्टकट यही एक नया शॉर्टकट हम लेकर आए। हाँ बेटा, मार्क्स लेने तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा बेटा आप सुन लें, ये जो हमने कहा है ना एवरी थर्ड ईयर इज रेकमेंडेबल, ये फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे हम कह रहे हैं एवरी थर्ड ईयर इज रेकमेंडेबल। एक दो बातें पता होनी चाहिए, वो क्या है, अगर आप हर साल रिप्लेस करें एसेट को, क्या करें, तो उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी, यस नो। सेकंड, अगर ये कोई आईटी का इक्विपमेंट है, आईटी से रिलेटेड कोई लैपटॉप वगैरह, अगर आप हर साल रिप्लेस कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉइज को हर साल नया लैपटॉप दे रहे हैं, तो आपकी कंपनी का इमेज बड़ा अच्छा होगा यार, उस कंपनी की क्या हो, हर साल नया लैपटॉप दे देते हैं, मतलब मैं तो जॉब ही लैपटॉप के लिए करता हूँ, क्या बात है। तो सवाल है कि अगर आपका रिप्लेसमेंट साइकिल बहुत कम है, सिर्फ फाइनेंशियली हो सकता है आपको नुकसान हो, क्योंकि हर साल रिप्लेस करना इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन नॉन फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, स्पेशली कंपनी के इमेज की बात करें, लैपटॉप वगैरह को लेकर, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। और ये एटलीस्ट पता हो, अच्छा जितना लेट रिप्लेस करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी और रीसेल वैल्यू उतनी कम होगी, ये बातें हमें अच्छे से आनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, उसकी एक वजह है, जागते रहिएगा भाई। हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू 1 रिप्लेसमेंट साइकिल को डिवाइड करते हैं एन्युटी फैक्टर से, एम आई राइट? व्हाई डू वी डू दैट, उसकी रीजन सुनिएगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, लेट मी चेंज द मार्कर कलर, ओके। मैं इसको कहना चाह रहा हूं, ये जो 2,81,850 का नेगेटिव आंसर आ रहा है, मैं इसको कहना चाह रहा हूं ये एक साल की एनपीवी है। ये कितने की एनपीवी है, ओनली 1 ईयर की। ये 2 इयर्स की एनपीवी है और ये 3 इयर्स की। सर लॉजिकली एवरी 1 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल से जो फाइनल आंसर आया था वो एक साल की एनपीवी थी, एवरी सेकंड ईयर में जो फाइनल आंसर आया था वो 2 इयर्स की एनपीवी और ये 3 इयर्स की एनपीवी। एक्चुअली 1 ईयर की एनपीवी को 2 ईयर की एनपीवी से या 2 ईयर को 3 ईयर की एनपीवी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात क्लियर हो रही। डायरेक्टली एनपीवी जो है कंपेरेबल नहीं है। जब आप उनको ना फॉर्मूले में रखते हैं एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट, लुक एट द नेम एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट, तो बाय यूजिंग एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट हम डिफरेंट ईयर्स वाली एनपीवी को क्या करते हैं, कंपैरेबल बनाते हैं। डायरेक्टली आप एक साल की एनपीवी को 2 इयर्स की एनपीवी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपके सामने दो प्रोजेक्ट रखता हूं, प्रोजेक्ट ए एंड बी, लेट्स से दोनों की एनपीवी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, एक की लाइफ 4 इयर्स और एक की लाइफ 5 इयर्स है। आप जिसकी एनपीवी ज्यादा है उसको डायरेक्टली ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की लाइफ डिफरेंट है। जिसकी एनपीवी ज्यादा उसको ऑप्ट कर लो आउट ऑफ 2, ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब लाइफ सेम हो, बराबर हो।
सर डिफरेंट लाइफ में वी कैन नॉट डू दैट। तो जब आपके सामने कभी ऐसा हो ना कि दो प्रोजेक्ट हो, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव हो लेकिन लाइफ अलग अलग हो, तो फिर हम बेसिकली एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट निकालेंगे अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, और जिसका एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट ज्यादा होगा उस प्रोजेक्ट को ऑप्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं 4 इयर्स की पॉजिटिव एनपीवी को 5 साल की पॉजिटिव एनपीवी से कंपेयर नहीं कर सकता, उसको एनुअलाइज करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूं प्लीज देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी प्रोजेक्ट ए, एनपीवी पॉजिटिव 1,20,000, लाइफ ले लेते हैं 4 इयर्स। वी हैव प्रोजेक्ट बी, एनपीवी 1,35,000, लाइफ 5 इयर्स। अब डायरेक्टली आप 120 और 135 को कंपेयर नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। सिंस दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है तो आप ए ई बी कैलकुलेट करेंगे, एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट, और जिसका एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट ज्यादा होगा उसको ऑप्ट कर लेंगे। तो अगर हम प्रोजेक्ट ए की बात करें, प्रोजेक्ट ए, इसका एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट निकालें। प्रोजेक्ट ए की अगर आप एनपीवी देखें 1,20,000 है। 10% बेटा अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो 4 साल का एन्युटी फैक्टर 3.17 होता है। 1,20,000 को 3.17 से डिवाइड करें, बताएं क्या आता है? 378। अब अगर हम प्रोजेक्ट बी की बात करें, एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट 1,35,000 और 5 इयर्स पे 10% पे जो एन्युटी फैक्टर है वो 3.79 है। तो बेटा 135 को 3.79 से डिवाइड करें 35, तो हम बेसिकली प्रोजेक्ट ए को लेंगे, जिसका एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट ज्यादा होगा हम उसको लेंगे। चेक कर लें। तो विल गो फॉर प्रोजेक्ट ए। डायरेक्टली ये एनपीवी कंपैरेबल नहीं थी, उसकी रीजन ये बिकॉज उसकी रीजन सिर्फ एक है, इनकी लाइफ बराबर नहीं है। ये बात क्लियर हो रही? यस नो? क्वेश्चन बेटा ये रहा, ठीक है जी। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पे, उसको आपने अटेम्प्ट करना है, फिर मिलके भी सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। बेटा इसका पार्ट ए बेसिकली हमने करना है, पार्ट बी अभी हमने पढ़ा नहीं है इंशाल्लाह टॉपिक। जब हम कैपिटल रेस्टिंग पढ़ लेंगे इंशाल्लाह पार्ट बी भी देख लेंगे। इसमें अगर आप देखें वो कह रहा है यूजिंग इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड कैलकुलेट वेदर कैलविक कंपनी should replace its fleet after 1 year, 2 year or 3 years. Calway company services custom cars and provides its clients with a courtesy car while servicing is taking place. It has fleet of 10 courtesy cars. अब आप 10 कार्स पे काम करें, एक पे करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम है, रीसेल वैल्यू सेम है, मेंटेनेंस सेम है। जो बच्चा 10 पे काम करेगा वो हर वैल्यू को सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करेगा, दैट्स इट। अदरवाइज द फाइनल आंसर व्हेन टू रिप्लेस विल बी सेम। हर न्यू कर्टेसी कार में इन्वेस्टमेंट है 15,000 की। ट्रेड इन वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, उसकी रीजन एज इफेक्ट। सर्विसिंग एंड पार्ट्स विल कॉस्ट 1,000 per courtesy car in the first year and its cost is expected to increase 40% per year as each vehicle grows older. सेकेंड ईयर से इसमें 40% का राइज आ जाएगा, वो भी एज इम्पैक्ट होगा which is mentioned in the question. Cleaning the interior and exterior of each courtesy car to keep it up to the standard required by Calway company client will cost कितना? पहले साल $500 लगेंगे, फिर सेकंड ईयर से उसमें भी 25% का राइज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है? 10%। वो कह रहा आप बेसिकली टैक्सेशन को क्या कर दें, कर देते हैं, तो इसे हम सिंपली एक्सेल पे देख लेते हैं जी।
पार्ट ए हम इसका देख रहे हैं। every 1 year replacement, यहाँ टाइम ले लेंगे, कैश फ्लोस आ जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट है? चलें गुड है, यहाँ सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, 0 and 1। 0 में अगर आप चेक करें तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले साल बेटा रीसेल वैल्यू देख के बताएं, फर्स्ट ईयर की रीसेल वैल्यू कितनी है? 11,250। इसमें से सर्विसिंग कॉस्ट 1000 की माइनस कर देंगे और इंटीरियर क्लीनिंग 500, ये कैश फ्लोस होंगे। ये 1 आ जाएगा, ये 0.909। बेटा तो सेकंड ईयर से आएगा ना राइस, पहले साल तो ये 1000 फर्स्ट ईयर की सर्विसिंग कॉस्ट है लिखा हुआ, राइस सेकंड ईयर से आ रहा है। और अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं एवरी 1 ईयर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो सिंपली इससे आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, इससे मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, और यहीं पे हम निकाल लेते हैं AEC। AEC से पहले मैं नेट ऑफ करना पड़ेगा। चेक कर लें, ये आंसर आ रहा है। एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल लेते हैं, इसे लेंगे, इसे इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। पहले साल का आ गया AEC। अब एवरी सेकेंड ईयर रिप्लेसमेंट पे बात कर लेते हैं। एवरी सेकेंड ईयर रिप्लेसमेंट, जब एवरी सेकेंड ईयर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो टाइम 0, 0, 1 और 2। कैश फ्लोस ले लें, यहाँ पे वही डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा 10%, प्रेजेंट वैल्यू बेटे 15,000, और पहले साल तो सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विसिंग की और इंटीरियर क्लीनिंग की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी ना, विच इज 1,500। सेकेंड ईयर की रीसेल वैल्यू बताएं कितनी है सेकेंड ईयर की? 9,000। अब जरा देखते रहिएगा, इसमें से माइनस करूंगा 1,000, लेकिन वो 40% से बढ़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.4 से, फिर मैं माइनस करूंगा 500, लेकिन ये जो इंटीरियर क्लीनिंग की कॉस्ट है 25% से बढ़ेगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.25 से, ठीक हो गया। डिस्काउंट फैक्टर हमें पता है, यहाँ ले लेंगे 0.909, 0.826, ठीक हो गई। प्रेजेंट वैल्यूज इसे लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दें जी, आप चाहें तो ड्रैग कर दें तो बात बन जाएगी। सबको नेट ऑफ कर लेते हैं, सम का फॉर्मूला यूज है, यहीं पे निकाल लेंगे AEC, इसे लेंगे, इसे लॉजिकली हम डिवाइड कर देंगे इससे प्लस इससे, चेक कर ले ये यार एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट। अब बेटा आप ले लें एवरी थर्ड ईयर रिप्लेसमेंट,
एवरी थर्ड ईयर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, टाइम 0, 1, 2 और 3। कैश फ्लोस, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यूज। कैश फ्लो में कह रहा हूं 0 में यही आएगा, 1 में क्या मैं कह सकता हूं ये आएगा। बेटा सेकेंड ईयर में जो 1000 है वो 40% से बढ़ेगा, यस तो, और जो 500 है वो 25% से बढ़ेगा। चेक कर लें, ऐसे ही था, यस तो। थर्ड ईयर की मुझे बताएंगे रीसेल वैल्यू कितनी है, तीसरे साल की रीसेल वैल्यू 6200। अब जरा जागते रहिएगा, इसमें से जब मैं 1000 माइनस करूंगा ना, ये 1000 एक्चुअली 2 मरतबा 40% से बढ़ चुका होगा। सेकेंड ईयर में भी इसमें 40% का राइज आया होगा और थर्ड ईयर में भी, ये बात क्लियर होती है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.4 की पावर 2 से, फिर हम माइनस करेंगे जी 500, लेकिन ये 500 भी बेसिकली 2 दफा 25% से बढ़ेगा, 1.25 की पावर 2। चेक कीजिएगा थर्ड ईयर में यही था या नहीं। दूसरा ये तो ये ले 40 और 25% से बढ़ेगा, ये आ गया 1, फिर 0.909, 0.826, 0.751। फिर बेटा यहाँ प्रेजेंट वैल्यूज ले लेते हैं, इसे इससे मल्टीप्लाई करें, ड्रैग का ऑप्शन लेना है, कौन सा ऑप्शन आएगा। बेटा जब एवरी थर्ड ईयर की बात करेंगे तो एवरी थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में तो आप खाली सर्विसिंग और इंटीरियर क्लीनिंग की कॉस्ट बेयर करोगे। मैं अभी पहले कंप्लीट करा के आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ बेटा आप सम का फॉर्मूला यूज कर लें, ये हो गया सम का फॉर्मूला यूज, अल्लाह माफ करे, ब्रैकेट कौन लेगा भाई। अब हम एईसी निकाल लेते हैं, इसे सिंपली आप डिवाइड कर दें इससे, प्लस दिस और प्लस दिस। चेक कीजिएगा ऐसे ही था। तो एवरी कौन सा आ रहा है, सेकेंड ईयर, तो उसको बता देंगे जी एवरी सेकेंड ईयर रिप्लेसमेंट इज एडवाइजेबल। जी बात समझ में आ रही, यस तो। अब बेटा आपका क्वेश्चन क्या बताएंगे प्लीज। बेटा इसमें अगर आप लोग मुझे प्लीज क्वेश्चन नंबर 126 अगर अटेम्प्ट करके दे, क्वेश्चन नंबर 126 प्लीज अटेम्प्ट कर, फिर मिलके भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 126। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। जी बेटा 126 का कुछ बच्चे माशाल्लाह आंसर निकाल चुके हैं, जिनके पास नहीं आया वो देख लें भाई। PD company is deciding whether to replace its delivery vans every year or every other year, यानी कि हर साल या हर सेकंड ईयर। Initial cost of a van is 20,000. Maintenance cost would be nil in the first year. पहले साल कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, एंड 5,000 at the end of the second year. लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में रिप्लेस करेंगे देन यू हैव टू बेयर मेंटेनेंस कॉस्ट 5,000. सेकंड हैंड वैल्यू फॉल फ्रॉम 10,000 to 8,000 if it is held for 2 years. पहले साल अगर सेल कर देंगे तो रीसेल वैल्यू 10,000 है, सेकंड ईयर सेल करेंगे तो रीसेल वैल्यू 8 है, और 10% डिस्काउंट रेट हमें बताना है कब रिप्लेस करें। प्लीज देखिएगा एवरी 1 ईयर की अगर हम बात करें, एवरी 1 ईयर रिप्लेसमेंट,
टाइम लेंगे 0 and 1, कैश फ्लोस ले लेते हैं। कैश फ्लोस जी, 0 पे इन्वेस्टमेंट बताएं कितनी, और पहले साल तो कोई मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर नहीं करेंगे ना, रीसेल वैल्यू आ जाएगी 10 की, ऐसे ही। डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट है, 1.909। मुझे डायरेक्टली चलें ये भी ले लेते हैं 20,000। 10,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करें 9090, नेट ऑफ करें, बताएं क्या आता है, 10। यहीं पे AEC आ जाएगा, एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट 10। इसको 0.909 से बताएं बेटा कितना आ रहा है, 1200। अब एवरी सेकेंड ईयर को देख लेते हैं, एवरी सेकेंड ईयर रिप्लेसमेंट, एवरी सेकेंड ईयर रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें, ईयर 0, 1, 2, कैश फ्लोस 0 पे 20,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, पहले साल कुछ भी नहीं आएगा। सेकेंड ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 5,000 की बेयर करेंगे, रीसेल वैल्यू 8, तो नेट 3,000। डिस्काउंट फैक्टर 10% में 1.909 और 0.82, प्रेजेंट वैल्यू ये 20, यहां कुछ भी नहीं है। 3,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करें, 247, नेट ऑफ करें बेटा 17522। AEC एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल सकते हैं 17, इन दोनों के सम से डिवाइड करें, एन्युटी फैक्टर 2 इयर्स का 1.736 बताएंगे 100। तो बेसिकली जो ऑप्शन है वही एवरी सेकेंड ईयर है, दैट इज 10093। ये बात समझ में आ रही, यस या नो? एक और सवाल आपको देते हैं, सबर कर ले ताकि आपको आइडिया हो। बेटा अगर आप वार्डन कंपनी को देखें तो वार्डन कंपनी का क्वेश्चन में हम पार्ट ए और बी कर चुके हैं, हम इसकी एनपीवी भी निकाल चुके हैं, इसका आईआरआर भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सुनो। अब वो सी के 1 में आपसे कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द मिनी टर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आप उसको बता देंगे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके वेरिएबल्स जो हैं जो आप यूज करते हैं बेसिकली एनपीवी निकालने में, उसमें कितना एडवर्स चेंज एनपीवी को क्या कर देगा, 0। जितना स्मॉल एडवर्स चेंज एनपीवी को 0 करेगा प्रोजेक्ट उस वेरिएबल पे उतना ज्यादा रिस्की है। इसके बाद वो सी के 2 में कह रहा है यूजिंग द आईआरआर यू हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। पार्ट बी में हम ऑलरेडी आईआरआर निकाल चुके हैं। कैलकुलेट सेंसिटिविटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू मशीन टू चेंज इन द सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट रेट। सेलिंग प्राइस पे भी सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी। तो आप लोग मुझे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे सेंसिटिविटी परफॉर्म करके दें, उसके बाद ही सेलिंग प्राइस। हो सकता है सेलिंग प्राइस पे हम ना निकाल सके, क्लास का टाइम ही खत्म हो जाए, लेकिन आईआरआर वाला हो जाएगा। जल्दी से आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे मुझे सेंसिटिविटी परफॉर्म करके दे रहे, क्योंकि आप चेक कर लें क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट 11% है, आईआरआर शायद कितना आया था, 16 आया था, देखिए। तो जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं।